बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। धान की काश्त पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर की जाती है। पाकिस्तान धान पैदा करने में दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट में आता है। दुनिया के 10 बड़े मुमालिक की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल है, जो कि धान की पैदावार में सरे फहरिस्त है। इस वक्त मैं धान के खेत में मौजूद हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे एक तरफ जो धान मौजूद है उसकी कंडीशन, उसकी हालत, उसकी स्टेज और है, और दूसरी तरफ जो धान मौजूद है उसकी हालत और है। कोई भी फसल जो हम काश्त करते हैं या कोई भी जानदार है, उसकी जिंदगी के 3 से 4 मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। अगर हम धान के बारे में बात करें तो धान की जिंदगी के भी 3 से 4 मराहिल हैं। पहला मरहला जमीन की तैयारी का मरहला, और उसके बाद शिफ्टिंग का मरहला, पनीरी को शिफ्ट करने का मरहला, फिर उसके बाद झाड़ बनाने का मरहला या बढ़ोतरी का मरहला, और आखिरी मरहला पैदावारी मरहला कहलाता है। इस वक्त धान की मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज हमें खेतों में देखने को मिलती हैं। कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जिनकी पनीरी आजकल यानी कि मई एंड और जून के शुरू में शिफ्ट की जा रही है, और कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जो कि आज से महीना पहले शिफ्ट कर दी गई हैं, 1.5 महीना पहले शिफ्ट कर दी गई हैं। ये मेरी राइट साइड पे जो धान की वैरायटी काश्त की गई है ये 1509 है। उसके अलावा वो आगे 1692 है, और मेरी लेफ्ट साइड पे जो वैरायटी काश्त है ये हाइब्रिड राइस है। हर वैरायटी का जिंदगी का दौरानिया जो है वो मुख्तलिफ होता है। हाइब्रिड राइस जो है वो दूसरी वैरायटी से 10-15 दिन 20 दिन ज्यादा लेता है। ये सब चीजें मौसम पे डिपेंड करती हैं। अगर मौसम धान की फसल के लिए फेवर में हो तो फिर जो एक मुकर्ररा वक्त है उतने दिनों में ये वैरायटी पक के तैयार हो जाती है। और अगर मौसम धान की फेवर में ना हो, कोई मौसम के दर्जा हरारत के अंदर उतार चढ़ाव हो, तो इस फसल को पकने के लिए कुछ दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें पनीरी की, तो पनीरी जो है हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट कहते हैं कि 28 से 32 दिन की जो पनीरी है उसे हमें चाहिए कि हम आगे खेत के अंदर शिफ्ट कर दें। अगर 32 दिन से ऊपर पनीरी होती जाएगी तो जितने दिन ऊपर होते जाएंगे उतने मन फी एकड़ पैदावार हमारी कम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद अगर हम पौधों की तादाद की बात करें तो हाइब्रिड राइस में पौधे का पौधे से फासला 8 इंच का कम से कम होना जरूरी है, क्योंकि इसका झाड़ जरा ज्यादा बनता है। ये अगर इसका फासला 8 इंच का रखा जाए तो इन पौधों का झाड़ जो है वो काफी अच्छा हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो दूसरी वैरायटीज हैं उनके बारे में तकरीबन 80,000 पौधे फी एकड़ मौजूद होने चाहिए। 1 एकड़ में धान की कोई भी वैरायटी है उसके 80,000 पौधे होना जरूरी है। अगर 80,000 पौधे पूरे नहीं होंगे तो हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पैदावार हासिल नहीं कर सकेंगे। हम उस एकड़ के ऊपर जितनी मर्जी खाद का इस्तेमाल कर लें, जितने मर्जी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल लें, जितने मर्जी फंजीसाइड के स्प्रे कर लें, जिंक डाल लें, हमें उस एकड़ में से अच्छी पैदावार नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पौधों की तादाद ही पूरी नहीं होगी। तो पौधों की तादाद को मैयर करने के लिए हमें यह करना चाहिए कि जिस टाइम पनीरी शिफ्ट हो रही होती है हमें चाहिए कि हम 1 मुरब्बा मीटर का चौरस कड़ा बना लें। 1 मुरब्बा मीटर का कड़ा हम कैसे बनाएंगे? हम 1-1 मीटर के 4 मुख्तलिफ पाइप ले लें प्लास्टिक के, उनको हम आपस में जोड़ लें एल्बो के जरिए, और उस एक कड़े को हम अपने खेत में फेंक के देखें कि उस एक कड़े के अंदर कम से कम 20 पौधे आ रहे हैं या नहीं आ रहे।
اور یہ عمل ہم نے 1 ایکڑ کے اندر مختلف جگہ پہ 10-15 جگہ پہ کر لینا ہے. پھر اس کی ہم نے اوسط نکال لینی ہے. اگر فی مربع میٹر 20 پودے ہمارے کھیت میں موجود ہیں تو 1 ایکڑ کے اندر 4046 مربع میٹر موجود ہوتے ہیں. 4046 مربع میٹر موجود ہوتے ہیں. ہم 20 پودوں کو اگر 4046 کے ساتھ ملٹی پلائی کر دیں گے تو ہمارے اس ایکڑ کے اندر 80,000 سے کچھ زیادہ پودے ہی نکلیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے اس ایکڑ کے اندر پودوں کی تعداد جو ہے وہ پوری ہے. اب آگے اگر ہم جڑی بوٹی کو کنٹرول کرنے کی بات کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جڑی بوٹی کا اگنے سے پہلے کنٹرول کریں، کیونکہ ہماری زمینوں میں ایک تو پہلے ہی نامیاتی مادے کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہماری فصلوں کو صرف 61% خوراک مل رہی ہے اور 39% خوراک جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے. تو خوراک کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے تو اپنے 1 ایکڑ کے اندر نامیاتی مادے کی کمی کو پورا کریں. نامیاتی مادہ ہمیں روڑی وغیرہ سے آسانی سے مل جائے گا. کم از کم 4 سے 5 ٹرالیاں روڑی کی فی ایکڑ ہم ڈلوائیں، جس سے ہمیں 1 سال کے لیے نامیاتی مادہ پورا مل جائے گا. اور ہماری جو بھی خوراک ہم دیں گے DAP، یوریا، نائٹریٹ، نائٹروفاس 23-23 کی شکل میں، وہ ساری کی ساری خوراک ہماری فصل کو لگے گی. پھر آگے جا کے جب ہم جڑی بوٹی کا اگنے سے پہلے کنٹرول نہیں کرتے، بعد میں کنٹرول کرتے ہیں، تو اس کا نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہماری خوراک پہلے ہی ضائع ہو رہی ہے، زمین میں فکس ہو رہی ہے نامیاتی مادے کی کمی کی وجہ سے، اور بعد میں وہی جڑی بوٹی ہمارے ہی کھیت کے اندر اگ رہی ہوتی ہے، ہماری دی ہوئی خوراک کو استعمال کر کے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے، پھل پھول رہی ہوتی ہے، جس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان ہے. اس لیے جڑی بوٹی کو ہمیں چاہیے کہ ہم اگنے سے پہلے ہی کنٹرول کریں. کسی بھی اچھی پیسٹی سائیڈ کمپنی کا اچھا جو ویڈی سائیڈ ہے دھان کا، وہ لے کے ہم اس کا چھڑکاؤ کر دیں. پنیری شفٹ ہونے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ تعالی ہمیں کسی قسم کی کوئی جڑی بوٹی دھان میں نظر نہیں آئے گی. یہ تو بات ہو گئی پنیری کے بارے میں، جڑی بوٹی کے بارے میں اور پودوں کی تعداد کے بارے میں. اب جب ہم پودے کو شفٹ کر دیتے ہیں، دھان کے پودے کو شفٹ کر دیتے ہیں، تو شفٹنگ کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ تنے کی سونڈی کا مسئلہ ہوتا ہے. تنے کی سونڈی دھان کے پودے کو نچلی جگہ سے جو ہے اٹیک کرتی ہے اور اس کے اندر سوراخ کر کے داخل ہو جاتی ہے، جس کا نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر پودا بڑھتا بھی رہے، پھلتا پھولتا بھی رہے، تو آگے جا کے اس کا جو چھچرا نکلنا ہے، جو پیداواری منجر نکلنا ہے، وہ خالی نکلے گا. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ جب دھان کو شفٹ کیے ہوئے 15 سے 18 دن ہو جائیں، اس ٹائم تنے کی سونڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلا گرینولر ہم لازمی استعمال کریں. پہلے دانے دار زہر کا ہمیں چاہیے کہ ہم 15 سے 18 دن کی فصل پہ چھٹا کر دیں، جس کی وجہ سے تنے کی سونڈی کا ہمیں 15 سے 20 دن کا کنٹرول مل جائے گا. 15 سے 20 دن کے بعد ہم دوبارہ پھر اسی عمل کو دہرائیں گے، دانے دار زہر کا ایک بار پھر چھٹا کریں گے. پھر اگلے 15 سے 20 دن تک ہمیں تنے کی سونڈی سے مکمل طور پر نجات مل جائے گی. تقریباً 40 سے 50 دن کا ہمیں کنٹرول مل جائے گا اور تنے کی سونڈی ہمارے کھیتوں میں آنے ہی نہ پائے گی. ایک غلطی جو ہمارے اکثر فارمرز کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ دانے دار زہر تو انہوں نے استعمال کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ تب استعمال کرتے ہیں جب انہیں تنے کی سونڈی کہیں کہیں دکھنا شروع ہو جاتی ہے. تو تنے کی سونڈی جب ہمیں فیلڈ کے اندر دکھنا شروع ہو جائے گی، اس کے بعد اگر ہم ایپلیکیشن کریں گے دانے دار زہر کی تو ہمیں کنٹرول تو مل جائے گا، لیکن جو ہمارا نقصان ہو گیا ہوگا، جس پودے کو تنے کی سونڈی نے ڈیمیج کر دیا ہوگا، اس نقصان کو ہم دوبارہ کور نہیں کر سکتے، اس کو پورا نہیں کر سکتے. اور ان پودوں پہ جن پہ تنے کی سونڈی نے اٹیک کیا ہوگا، وہ تمام پودے آگے جا کے ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے اس میں کمی کا باعث بنیں گے. تو اب آگے اگر ہم بات کریں تو ٹیمپریچر، جس کے بارے میں تقریباً ہر فصل کے لیے بات کرتا ہوں، دھان کی فصل کے لیے بھی ہائی ٹیمپریچر بہت زیادہ نقصان کا سبب بن سکتے ہیں، کیونکہ دھان کی فصل میں ایک تو ہماری مجبوری ہے کہ نیچے ہم نے ہر ٹائم پانی کھڑا کرنا ہے،
और ऊपर से हीट ज़्यादा होने की वजह से, सूरज की तेज़ शुआओं की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हमारे धान की ऊपर से जो टिप्स हैं वो पीली होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, सही तरीके से झाड़ भी नहीं बना पाता। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी अच्छे बायोस्टिमुलेंट का स्प्रे अपनी धान की फसल पे लाजमी करें, ताकि हमारी फसल वेदर फ्लक्चुएशंस से, मौसमी दबाव से, स्ट्रेस से महफूज रहे और हमारी फी एकड़ पैदावार मौसमी दबाव की वजह से जो कम होती है वो कम ना हो, वो पैदावार भी हमें एंड पे जाके मिले। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि धान की फसल को जिंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो डीएपी से 12 से 15 दिन का वक्फा रखते हुए आपने धान पे जिंक इस्तेमाल करना है, और इंशाल्लाह ताला उससे हमारी फसल का नीचे से झाड़ ज़्यादा अच्छा बनेगा। और ये जिंक हम शिफ्टिंग करने के फौरी बाद इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने डीएपी ज़मीन की तैयारी में दे दी है। और अगर आप डीएपी ऊपर दे रहे हैं तो 12 से 15 दिन का वक्फा होना ज़रूरी है जिंक का और डीएपी का। उसके अलावा जो भी खाद हम अपनी फसल को देते हैं, खादों का जो दारोमदार है वो आपकी ज़मीन की साख्त, ज़मीन की नौइयत पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं आपको कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी जो है वो यूरिया की या नाइट्रेट, नाइट्रोफास वगैरह की अपनी वीडियोस में नहीं बताता, क्योंकि हमारी कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की मकदार पहले ही काफ़ी ज़्यादा है, और कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की मकदार बहुत कम है। तो हमारी ज़मीन को जितनी नाइट्रोजन चाहिए, जितनी यूरिया चाहिए, उसके मुताबिक मुनासिब मकदार में हम उसे अप्लाई करें। तो आपका जो भी प्लान है धान की फसल को खाद देने का, वो कोशिश ये करें कि 40 से 45 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा धान की फसल 40 से 45 दिन की होने से पहले पहले तमाम खाद अपनी मुकम्मल कर लें। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हर फसल के 3 से 4 मराहिल होते हैं। शिफ्टिंग का मरहला है धान का, फिर उसके बाद उगाव बढ़ोतरी का मरहला या झाड़ बनाने का मरहला, और उसके बाद आखिरी मरहला है पैदावारी मरहला। तो हमारी धान की फसल 45 दिन की होने के बाद पैदावारी मरहले की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो पैदावारी मरहले में दाखिल होते वक्त या गोब की हालत में जब हमारी फसल पहुंचती है, तब हमारे अक्सर काश्तकार दोस्त धान की फसल को भी यूरिया अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उसकी मिसाल इस तरह से है कि हम किसी 60-65 साल के बुजुर्ग को कह रहे हैं कि बराहे करम आप दोबारा से जवान हो जाएं। एक नेचुरल प्रोसेस जो है उसे हम खत्म कर रहे हैं। हमारी धान की फसल उस टाइम पैदावारी मरहले में दाखिल हो रही होती है, बुढ़ापे की तरफ जा रही होती है, और हम उसे यूरिया अप्लाई करके दोबारा कच्चे करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसका हमें नुकसान ये मिलता है कि हमारी फसल पैदावारी मुंजर निकालने की बजाय दोबारा से कच्चा होना शुरू हो जाती है। इसलिए धान की फसल पे कोशिश करें 45 दिन की फसल होने से पहले पहले हर तरह की खाद मुकम्मल कर दें। उसके अलावा गोब की हालत में इसके ऊपर बबका, ब्लास्ट, बैक्टीरियल ब्लाइट नामी बीमारियां जो है वो हमलावर होती हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए आप अच्छी किस्म के फंजीसाइड्स, डायफिनाकोनाजोल, सिंजेंटा पाकिस्तान का स्कोर है वो इस्तेमाल करें। उसके साथ अमाइनो एसिड्स अच्छी किस्म के जो हैं वो इस्तेमाल करें, ताकि ये जो छिछरा निकल रहा है ये ज्यादा लंबा और ज्यादा घना निकले। उसके 15 दिन बाद दोबारा एक स्प्रे फंजीसाइड का और साथ में अमाइनो एसिड्स करें। संजेंटा पाकिस्तान का ईजा बयान बहुत अच्छा अमाइनो एसिड है, वो इस्तेमाल करें, ताकि ये जो दाने हैं इनकी भराई मुकम्मल हो और दाने वजनी हो। उसके अलावा अगर आप अपनी धान की फसल पे एसओपी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि गोब आने से पहले पहले एसओपी इस्तेमाल कर लें। और अगर आप लिक्विड पोटाश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गोब के मरहले पे आप लिक्विड पोटाश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम प्रोग्राम, राइस का प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया है, तो ये आप इस पे ज़रूर अमल करें। छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करने से हमारी पैदावार बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।